प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और हम लोगों ने आपके अनुरोध पर प्रागैतिहासिक काल के सेगमेंट की शुरुआत की है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसा कि मानव का विकास आपसे डिस्कस किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और इसी श्रृंखला में आज मैं केवल आपसे पूरा पाषाण काल डिस्कस करने वाला हूँ। जिन छात्रों ने अभी तक मेरे साथ पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, उस पिछले लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो इस लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आपके बहुत सारे प्रश्न भी मेरे पास आए हैं, तो मैं उन प्रश्नों को लेकर के भी आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें, इससे बेहतर है कि आप पहले कॉपी पेन लेकर आ जाएं क्लास में। सब लोग क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं और बहुत इत्मीनान से बैठें। क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रागैतिहासिक काल। आइए हम सब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज के क्लास की शुरुआत। और प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आज के लेक्चर में डिस्कस करना है मुझे। लेकिन इसके पहले कि हम लोग टॉपिक पर आएँ, कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे सामान्य तौर पे एक प्रश्न अक्सर करके आया है कि ये बताइए, प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। तो ध्यान रखना होगा, प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ पा रहे हैं ना? प्रागैतिहासिक काल का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे सामान्य तौर पर हिस्ट्री के 3 कालखंड हैं। जैसे आपको ये पता है कि सामान्य तौर पर इतिहास के आम तौर पर 3 कालखंड हैं। ऐसे देख सकते हैं। एक आप कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इट मीन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। बहुत ध्यान से देखिएगा आज, और आपके इतने छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होंगे जहाँ पर आपको अभी तक ध्यान भी नहीं दिया होगा। एक है प्रागैतिहासिक काल और एक है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो कालखंड है आपका, वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? जैसा कि अभी आपने देखा मेरे साथ कि प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं। क्यों हैं? पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रागैतिहासिक काल से हमारा तात्पर्य इतिहास के उस कालखंड से है जहाँ से हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती। इट मीन्स कि इस कालखंड का अध्ययन केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है। एक बात बहुत क्लियर कट है, केवल और केवल पुरातात्विक एविडेंसेस हैं हमारे पास, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। इस कालखंड में मनुष्य ने हमारे लिए जो भी चीज़ें छोड़ी हैं, चाहे वो पाषाण उपकरण हो या कुछ भी हो, कोई भी सामग्री हो, वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऐसे लिखित प्रमाण नहीं है जिससे हम इस कालखंड के बारे में कुछ क्लियर कट जान सकें। फिर जो दूसरा हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जिसे आप कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हमारी एक हड़प्पा सभ्यता का कालखंड आता है। यहाँ पर मनुष्यों ने हमारे पास कुछ लिखित सामग्री तो छोड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक ऐसा कालखंड जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य अभी तक वर्तमान में अपठित हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, इस कालखंड का अध्ययन भी केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ वर्णाक्षर हैं। मनुष्य ने इस कालखंड में एक लिपि का विकास कर लिया था, लेकिन वो लिपि अभी अपठित है। ठीक है? तो
और एक ऐतिहासिक काल है जहाँ से हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने उन लिखित साक्ष्यों को वर्तमान में सफलतापूर्वक पढ़ भी लिया है। ये एक सामान्य बात है कि प्रागैतिहासिक काल, फिर प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड, फिर हिस्टोरिकल पीरियड। अब एक बात यहाँ पर ये आती है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा गया है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आप जवाब दे पाएँ तो ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं हेरोडोटस। एक यूनानी विद्वान हैं हेरोडोटस, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो एक प्रश्न अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि ये बताइए भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं? भारतीय इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास के जनक हैं महर्षि वेदव्यास। उनके ग्रंथ महाभारत में हमारे पास पहली बार एक इतिहास की परिभाषा मिलती है जिसमें ये कहा गया है, ऐसी प्राचीन रुचिकर शिक्षा जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती हो, वो विषय सामग्री इतिहास कहलाती है, या ऐसा अध्ययन इतिहास कहलाता है। फिलहाल अब आपके सामने ये सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि प्रागैतिहासिक काल, अभी मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। अब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप ऐसा करिएगा, चीजों को नोट करते चलिएगा, बहुत जरूरी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। अभी आप जान पाएंगे वो भी क्यों हैं। इतिहास के जनक यूनानी विद्वान हेरोडोटस, और अगर ये कहता है भारतीय इतिहास के जनक, तो भारतीय इतिहास के जनक हैं महर्षि वेदव्यास। तदनुसार आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं, तो वो हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आया है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। बहुत ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1863 में मद्रास में एक जगह है पल्लवरम, वहां से उन्होंने एक हस्तकुठार का मतलब है हैंड एक्स, या आप कह सकते हैं हाथ की कुल्हाड़ी। बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिनकी तरफ आपकी निगाह अभी तक नहीं है और प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले विद्वान थे जिन्होंने भारत में 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स प्राप्त किया, और यहाँ से भारत में पुरापाषाणकालीन अध्ययन की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट कहे जाते हैं। पल्लवरम नामक स्थल को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये बात आती है कि प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, जैसे प्रागैतिहासिक काल के जनक तो रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं, लेकिन अगर आपसे ये कह रहा है कि प्री हिस्ट्री शब्द, प्राक इतिहास शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे, तो वो हैं डैनियल विल्सन। ये बात क्लियर हो रही है? डैनियल विल्सन पहले विद्वान हैं जिन्होंने अपने लेखन में प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें लगातार आएंगी। अब जैसे कह रहे हैं कि प्राक इतिहास का त्रिस्तरीय विभाजन किसने किया, आपके सामने लिखा हुआ है प्राक इतिहास का त्रिस्तरीय काल विभाजन। ये प्रश्न भी आया है, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये लोक सेवा आयोग में भी आया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया है, और एक बार शायद ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, और वो है थॉमसन।
थ्री एज सिस्टम, पुरावशेषों के आधार पे थॉमसन ने इसके 3 विभाजन किए, और वो विभाजन कौन कौन से हैं? वो कहते हैं स्टोन एज, जिसमें वो पाषाण काल है, फिर आगे कहते हैं कांस्य काल, जिसमें वो ब्रॉन्ज पीरियड है यानी हड़प्पा सभ्यता, और फिर वो कहते हैं लौह काल यानी कि आयरन एज। तो 3 प्रश्न यहाँ पर बने। प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसवुड, देन प्राक इतिहास शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? डैनियल विल्सन, और कहते हैं कि प्राक इतिहास का त्रिस्तरीय काल विभाजन किसने किया? तो आपके पास जवाब है सामने, थॉमसन। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर अगला प्रश्न आपसे ये कहता है कि ये बताइए मध्य पाषाण काल के जनक कौन है? बहुत ध्यान से देखिएगा, मध्य पाषाण काल के जनक कौन है? तो मध्य पाषाण काल के जनक है C.L. कार्लाइल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार चीजों को आप ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाण काल के जनक हैं C.L. कार्लाइल, और जिन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से कुछ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, लघु पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथिक शब्द यूज होता है, लघु पाषाण उपकरण। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रुसवुड ने हैंड एक्स प्राप्त किया था और C.L. कार्लाइल ने कुछ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, और यही कारण है इन्हें मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल के जनक कौन हो गए? C.L. कार्लाइल। और ध्यान दीजिएगा, नव पाषाण काल, इट मीन्स नियोलिथिक टाइम पीरियड। नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो है जॉन लुबॉक। ध्यान रखिएगा, उनकी पुस्तक है प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, और यही कारण है जॉन लुबॉक को नव पाषाण काल का जनक कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा एक प्रश्न आप गलत करते हैं। प्राक इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डैनियल विल्सन। नव पाषाण काल, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉन लुबॉक। ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। थोड़ा आगे देखिए, विशेष ध्यान देने की बात है कि नव पाषाण काल शब्द, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग यद्यपि कि जॉन लुबॉक ने किया, लेकिन अब मामला ये है कि नव पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम भारत में कहां से मिले? भारत में सर्वप्रथम नव पाषाण कालीन उपकरण कहां से मिले? तो वो 1842 में कर्नाटक प्रांत के लिंगसुगूरपुरा स्थल से मिलते हैं। और मैंने मानव विकास पढ़ाते समय M.H. कृष्णा सर का नाम आपसे लिया था। 2 बातें हैं यहाँ पे, भारत में नवपाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम कहां पर मिले, और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरण कहां से मिले। दोनों में अलग अलग है, और आप केवल अभी तक ली मेसोरियर का नाम ही जानते हैं, और यही कारण है कि गलत हो रहा है, प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो प्लीज प्रश्नों को गलत मत करिएगा। अगर कहता है कि भारत में पहली बार नवपाषाण कालीन उपकरण कहां से मिले, तो वो स्थल है लिंगसुगूर, और ढूंढने वाले कौन है? M.H. कृष्णा। और ध्यान देने की बात है कब मिले, तो वो है 1842 में मिले। और ठीक अगर कहता है कि उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा, ली मैसूरियर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यहां पर विशेष करके लिखा हुआ है कि विशेष महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम 1860 में ली मैसूरियर को कहां से मिले? टोंस नदी घाटी से मिले। अब मुझे लग रहा है डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, मुझे जवाब दीजिए। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? यहां पर आपके पास 7-8 प्रश्न आए, जहां पे अक्सर करके एक प्रश्न पूछा गया है। आपको यहां पर ये विशेष तौर पे सूचना दे रहा हूं, आपकी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैंने ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को रखा है, और ये टेस्ट सीरीज मेरी ऑनलाइन चल रही है।
हर पेपर में 125 प्रश्न हैं। 125 प्रश्न इट मीन्स कि लगभग 40 से 42 प्रश्न एंशिएंट के, फिर 40 से 42 मेडिवल के और 40 से 42 मॉडर्न के। सिस्टमैटिकली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। नए छात्र अगर जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके मेरे साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैंने आपके लिए एक बुकलेट भी तैयार की है। ये बुकलेट लगभग 250 पन्ने की है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें वो सारी चीज़ें, इसमें वो हर चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बहुत सिस्टमैटिकली और बिना किसी डाउट के लिखी हुई है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। और हम लोग अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप देख पाएंगे यहाँ पर 2-3 प्रश्न नए आपको मिलेंगे। और ये कहा गया कि ये बताइए सोहन घाटी के पितामह कौन हैं। ध्यान दीजिएगा लगातार, सोहन घाटी के पितामह डी.एन. वाडिया सर। डी.एन. वाडिया सर अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल के विभाजन पढ़ाऊंगा तो वहां पे डी.एन. वाडिया सर का नाम आएगा। तो डी.एन. वाडिया सर ने 1928 में इन्हीं के नेतृत्व में सोहन घाटी में अनुसंधान की शुरुआत हुई थी और यही कारण है इनको सोहन घाटी का पितामह कहते हैं। डी.एन. वाडिया सर को सोहन घाटी का पितामह कहते हैं। और अब एक अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। भूलेंगे तो नहीं, बहुत जल्दी में नहीं है, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। लंबी क्लास चलने वाली है, पूरा कंप्लीट पुरापाषाण काल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ बहुत धैर्य से बैठिएगा और क्लास में अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगला प्रश्न, एक बात और ध्यान रखिएगा, पाषाण कला का पितामह, ग्रैंडफादर ऑफ स्टोन आर्ट, वी.एस. वावणकर सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कितने प्रश्न मिल गए यहां पर। प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट। आगे, प्राक इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, डैनियल विल्सन। फिर आगे, त्रिस्तरीय काल विभाजन किसने किया, थॉमसन। मध्य पाषाण काल के जनक सी.एल. कार्लाइल। नव पाषाण काल के जनक बताइए मुझे, जॉन लुबॉक। क्लियर हो रही हैं बातें। फिर आपने देखा घाटी के पितामह डी.एन. वाडिया। फिर आगे, पाषाण कला का पितामह वी.एस. वावणकर सर। ध्यान रखिएगा। और 2 बातें मैंने आपको और बताई कि भारतीय इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास, इतिहास के जनक हेरोडोटस। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पुरापाषाण काल। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बताई जहां से अक्सर प्रश्न आए हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है, पाषाण काल 3 विभाजन अगर हम मोटा मोटा करें तो उसमें एक आप देखते हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड है, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड है, नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड है, और अगर हम इसी में एक और जोड़ दें तो आप कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब एक सामान्य बात है, ये सामान्य विभाजन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ये एक सामान्य विभाजन है। यहां से आगे आपको देखना होगा कि पुरापाषाण काल के भी 3 हिस्से हैं। ठीक है ना, इट मीन्स निम्न पुरापाषाण काल। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, निम्न पुरापाषाण काल से शुरू करूंगा। ठीक है ना, ये निम्न पुरापाषाण काल है, फिर एक मध्य पुरापाषाण काल है और फिर एक उच्च पुरापाषाण काल है। और यहां से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और प्रश्न गलत भी हुए हैं, प्रश्न गलत भी हुए हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, निम्न पुरापाषाण काल के भी 2 हिस्से हैं।
एक उत्तर भारत वाली संस्कृति है जिसको आप सोहन संस्कृति कहते हैं। उत्तर भारत की एक संस्कृति है जिसे आप सोहन संस्कृति कहते हैं, और एक दक्षिण भारत की संस्कृति है जिसे आप मद्रासी संस्कृति कहते हैं। उत्तर भारत की संस्कृति जिसे आप सोहन संस्कृति कहते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज हुआ है चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर। और जो दक्षिण भारत की संस्कृति है उसे आप कहते हैं हैंड एक्स कल्चर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हैंड एक्स कल्चर और चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर, ख़त्म भी करेंगे इसे। कुछ और बेसिक बातें हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य के पहले प्राचीनतम उपस्थिति के प्रमाण देखे जाएं तो वो कहाँ से मिलते हैं, तो मुझे बताएंगे कहाँ से मिलते हैं। वो मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। 26 लाख वर्ष पुराने हैं। लेकिन अगर भारत में कहा जाए, रिप्लाई करिए, भारत में मनुष्यों की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण कितने लाख वर्ष पुराने हैं? रिप्लाई कर सकते हैं? तो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। और महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी, महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी, ध्यान रखिएगा, कुकड़ी नदी के किनारे स्थित स्थल है बोरी। ये प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र में कुकड़ी नदी के किनारे स्थित स्थल बोरी है। यहाँ से हमारे पास मनुष्यों की उपस्थिति के लगभग जो प्रमाण हैं वो 14 लाख वर्ष पुराने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी ये हमारे पुरातत्वविदों के लिए, हमारे विद्वानों के लिए अभी भी शोध का विषय है। ये अभी भी शोध का विषय है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर आर्कियोलॉजी की बढ़िया किताबें पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर लिखा मिलेगा कि भारत में जो प्राचीनतम स्थल है जहाँ पे मनुष्य की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो महाराष्ट्र में स्थित स्थल बोरी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि भारत में उत्खनित प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है, उत्खनित प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो वो स्थल है कुलियाना। ध्यान रखिएगा, भारत में प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो वो है बोरी। अगर कह रहा है उत्खनित स्थल कौन सा है तो वो है कुलियाना, और उड़ीसा में स्थित है। बुधावलंगा नदी के किनारे स्थित है। इतने कठिन प्रश्न नहीं आए हैं फिलहाल। असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में इस तरह के प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन पीजीटी में इतने कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप केवल ये याद रख सकते हैं कि जो प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है भारत में तो वो है बोरी। यहाँ से मनुष्यों की उपस्थिति के जो प्रमाण है हमारे पास वो 14 लाख वर्ष पुराने हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि ये बताइए प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल जिसका उत्खनन हुआ है, तो वो उड़ीसा का स्थल है कुलियाना। अब ध्यान रखना, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण कालीन जो स्थल है या जो पुरापाषाण काल है उसके 3 हिस्से हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के भी 2 हिस्से हैं, उत्तर भारत की सोहन संस्कृति जिसे आप कहते हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर, और दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति जिसे आप कहते हैं हैंड एक्स कल्चर। दोनों संस्कृतियों को अलग अलग पढ़ेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण भारत के लिए एक टर्म आता है, जो हैंड एक्स हैं वो एशुलियन टाइप्स ऐसा कहते हैं। जो दक्षिण भारत की हैंड एक्स हैं वो एशुलियन प्रकार की हैं। तो ये एशुलियन क्या है? एशुलियन एक प्रकार की हाथ की कुल्हाड़ी है, हस्त कुठार है, और सबसे पहले कहाँ पाई गई है दुनिया में? वो फ्रांस में पाई गई है। आपको ध्यान देना चाहिए, फ्रांस में पाई गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के निम्न पुरापाषाणकालीन हैंड एक्स हैं वो फ्रांस में जैसे एशुलियन हाथ की कुल्हाड़ियां होती थी वैसे ही हैं। तो एशुलियन फ्रांस में पाई गई हाथ की कुल्हाड़ियां हैं। क्लियर हो रहा है? मुझे एक बार सभी लोग रिप्लाई करिए, क्लियर हो रहा है? इस क्लास को शेयर करना, इस क्लास को वायरल करना आपका नैतिक दायित्व है। मैं पूरी मेहनत, पूरी जद्दोजहद के साथ आपके वो टेक्निकल टॉपिक क्लियर करूंगा जो अब तक आपने पढ़े तो हैं, लेकिन आपका अभी कोई क्लियर विज़न नहीं है, कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके क्वेरीज हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, वो मिल जाएंगे आपको धीमे धीमे लेक्चर्स में। मेरा अगला लेक्चर मध्य पाषाण काल पे होगा, फिर आगे नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। आज केवल पुरापाषाण काल, ठीक है? आगे आप देखिए। तो बात केवल अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि पुरापाषाण काल के 3 हिस्से हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट ए जैसे लिखा हुआ है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, सर्वप्रथम 1863, और इट इज रॉबर्ट ब्रुसफुट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक भी यही हैं, रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं। इनके द्वारा शुरू होती है, निम्न पुरापाषाण काल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वही बातें जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करी। और सामने लिखा हुआ है आपके पास कि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से एक पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया, वो हैंड एक्स प्राप्त किया, और यही कारण है रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं, ठीक है ना? फिर आगे मैंने बताया आपको कि निम्न पुरापाषाण काल के भी 2 हिस्से हैं, निम्न पुरापाषाण काल के 2 हिस्से हैं, चौपड़ चॉपिंग पेबुल संस्कृति, या इसी को सोहन संस्कृति कहा गया है। उत्तर भारत की है ये, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत की संस्कृति है, सोहन संस्कृति। और दक्षिण भारत का हैंड एक्स कल्चर या हस्त कुठार संस्कृति, या फिर इसी को कहा गया है मद्रासी संस्कृति। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार उत्तर भारत की संस्कृति पढ़ लीजिए और एक बार दक्षिण भारत की संस्कृति पढ़ लीजिए। तो चूंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो अनुसंधान की जो शुरुआत है ना, वो दक्षिण भारत से हुई है, दक्षिण भारत के हैंड एक्स कल्चर से हुई है। तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग पहले उत्तर भारत की पढ़ लेते हैं, फिर दक्षिण भारत की पढ़ लेते हैं। क्लियर रहेगा भाई? हम लोग उत्तर भारत से ज़्यादा परिचित हैं, तो शुरुआत हम लोग उत्तर भारत से कर रहे हैं, फिर दक्षिण भारत की पढ़ लेते हैं। पहले आप चौपड़ चॉपिंग पेबुल कल्चर पढ़िए, और फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत का हैंड एक्स कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, वो कह रहे हैं चौपड़ चॉपिंग पेबुल संस्कृति या फिर सोहन संस्कृति। तो अब ये 2-3 टर्म हैं, ये है क्या? ये चॉपड़ चॉपिंग है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये दिखाई पड़ रही है कि चौपड़ चॉपिंग पेबुल जो कुछ भी है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, ठीक है ना? आज ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय नहीं था, उस समय तो अपने देश में ही था। इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना? वस्तुतः सोहन सिंधु की एक सहायक नदी है, वस्तुतः सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन नदी। अब बात ये आती है कि सर चौपड़ चॉपिंग पेबुल है क्या? पेबुल क्या है? तो ऐसा देखिए आप, पेबुल चॉपड़ चॉपिंग,
ऐसे समझिए आप। पेबल क्या है? जल्दबाजी में नहीं समझना है। पत्थरों के वे सपाट टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़कर चिकने, गोल मटोल और सपाट हो गए। आप ध्यान रखिएगा, पेबल पत्थरों के गोल मटोल टुकड़े। जैसे अगर आप कभी हरिद्वार गए हों, जब गंगा पर्वतीय क्षेत्र से पहली बार मैदानी भागों में आती हैं हरिद्वार में, तो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े भी बहा के ले आती हैं। और अगर आप गंगा नदी के किनारे खड़े हों तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चिकने गोल मटोल पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे चिकने गोल मटोल पत्थर। तो वो वैसे नहीं होते थे पहले जो बह के आए हैं, वो पहाड़ों से जब पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारे बेडौल पत्थरों को बहा के लाता है। तो उस पानी के साथ बहते हुए घिसते हुए उसके किनारे वो गोल मटोल और चिकने हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पेबल का मतलब है वो सामान्य गोल मटोल पत्थर जो नदी के बहाव में, नदी के साथ प्रवाह में घिसते गोल मटोल हो गए। इसको आप सामान्य शब्दों में एक टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। पेबल के लिए खंडक, क्रश करने के लिए यूज हुआ है। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, पेबल में धार नहीं है, गोल मटोल है, इसे खंडक कहा गया है। खंडक का मतलब तोड़ने वाला, क्रश करने वाला। आप जरा कल्पना करिए, खंडक का उपयोग क्या हो सकता है? अगर किसी मनुष्य ने, किसी आदि मानव ने एक छोटा सा जानवर कोई पकड़ा हो, जिसका शिकार किया हो, उसको वो कैसे खाएगा? अभी मेटल नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास कोई हथियार नहीं है, केवल और केवल ये पत्थर के टुकड़े ही हैं। ये पत्थर क्रश करने के काम आता था, तोड़ने के काम आता था। बात समझ में आ रही है? पेबल किसी भी चीज़ को चोट पहुंचाने में, क्रश करने में, तोड़ने में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ है वो है पेबल। इसमें किसी भी प्रकार की धार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये धार रहित है। ध्यान रखिएगा, धार रहित है पेबल। और पेबल से बना है चॉपर। आप बहुत ध्यान से देखिए, पेबल, तो पेबल से बना है, चॉपर शब्द आया है। बहुत ध्यान देने की बात है, CHOPPER, चॉपर। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है, इसी चौपड़ शब्द का अपभ्रंश हो गया चापड़। चापड़ समझते हैं? गांव में गणासे के लिए यूज होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गणासा। गणासा सभी ने देखा होगा। गणासे में एक तरफ धार होती है, बोलिए भाई, बताइए। गणासे में एक तरफ धार होती है, तो इट मीन्स ऐसे टुकड़े, ऐसे पेबल जो यूज करते हुए उनके किनारे टूट फूट गए और जिनमें एक तरफ धार बन गई, वो कहलाते हैं चॉपर। बड़े आकार वाला एक उपकरण जो पेबल से बनाया जाता है, बड़े आकार वाला एक पाषाण उपकरण जो पेबल से बनाया गया है और जिसमें एक तरफ ही धार होती है। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं यूनिफेशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफेशियल, जिसमें एक तरफ धार होती है। यूनिफेशियल, जैसे दो टर्म आते हैं, यूनिफेशियल
बाईफेशियल। बाई माने दो, यूनि माने एक। जैसे आप अभी मेरे साथ पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर सर्वाधिक बार अंकित पशु कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर सर्वाधिक बार अंकित पशु कौन सा है? तो आप कहते हैं सर एक श्रृंगी पशु, काल्पनिक पशु, एक श्रृंगी, एक सींग वाला पशु, और इंग्लिश में उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, यूनि वन, एक सींग वाला पशु। क्लियर हो रही है बात? तो ध्यान रखिएगा, उसी चौपड़ से, उसी पेबुल से बना है चौपड़, या जिसको आप सामान्य अपभ्रंश के शब्द में कह सकते हैं चापड़, और चॉपिंग, पेबुल से बने द्विधारी उपकरण यानी बाईफेशियल उपकरण जिसमें दोनों तरफ धार हो, वो कहलाते हैं चॉपिंग। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखिए, वो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सोहन नदी घाटी में पुरापाषाण कालीन अनुसंधान की शुरुआत 1928 में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी टेस्ट सीरीज में जुड़िए, लगभग 100 पेपर मैंने करा दिए हैं और कम से कम 100 पेपर और कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, 100 पेपर मैं और कराऊंगा लगातार, और अगर परीक्षा की तिथियां घोषित होती हैं तो रोज एक टेस्ट सीरीज रोज कराऊंगा। ठीक है ना? ये सारे पेपर आपको पीडीएफ में प्रेषित करवा देता हूं और फिर उसको लाइव क्लास में हम लोग हल कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए। अपना सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ऐसे पेपर और ऐसी क्लास आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। मुझे उम्मीद है इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। और चूंकि सोहन घाटी का पितामह डी.एन. वाडिया सर को कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में, डी.एन. वाडिया सर के नेतृत्व में ही सोहन घाटी में अनुसंधान की शुरुआत हुई। और इस प्रश्न को मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया। सोहन घाटी के पितामह कौन हैं? डी.एन. वाडिया सर। अब मामला ये है कि सोहन घाटी में इस संस्कृति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान है वो किसने किया, किनके नेतृत्व में हुआ? तो ये पता चल रहा है डी.एन. वाडिया सर के नेतृत्व में हुआ, 1928 में हुआ। लेकिन अगर बात ये आती है कि इस संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1935 डी. टेरासर के नेतृत्व में एल. कैम्ब्रिज ने किया है। आप केवल यहाँ 2 प्रश्न याद रखें। सोहन घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान की शुरुआत तो 1928 डी.एन. वाडिया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935, और जवाब है एल. कैम्ब्रिज। ये बात क्लियर हो रही है? लगातार आप इसको क्रम से नोट करिएगा। जो मैंने आपके लिए बुकलेट तैयार की है उसमें ये सारी बातें बहुत सिस्टमैटिकली समझा के लिखी हुई हैं। सामने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर एवं दक्षिण भारत की विशिष्ट जो हैंडएक्स प्रणाली है दक्षिण भारत की, वो चौंतरा से मिलती है। अब एक बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, जो हैंडएक्स कल्चर है वो दक्षिण भारत का है, जो चौपड़ चॉपिंग पेबुल कल्चर है वो उत्तर भारत का है। वो कह रहे दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल कौन सा है, संगम स्थल कौन सा है, तो वो है चौंतरा। चौंतरा से ही दक्षिण का विशिष्ट पाषाण उपकरण हैंडएक्स मिलता है। इसलिए चौंतरा को ये प्रश्न किसी छात्रा ने भेजा था मेरे पास, ध्यान रखिएगा कि सर चौंतरा वो उत्तर एवं दक्षिण भारत की पाषाण संस्कृति का मिलन स्थल कौन सा है, तो वो है चौंतरा। ये डिस्कस कर दिया मैंने।
अब आपके जो भी क्वेरीज हैं भेज दीजिएगा मुझे, ताम्र पाषाण कल तक की जो भी क्वेरीज हैं वो भेजिएगा, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। और फिलहाल ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैं जो आपका एक फॉर्मेट तैयार किया है उसमें वो सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं। तो चौंतरा उत्तर एवं दक्षिण भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियों का मिलन स्थल है। ये बात क्लियर हुई। आप जरा दक्षिण भारत के कल्चर पे आइए। दक्षिण भारत का कल्चर कहलाता है हैंड एक्स कल्चर, हस्त कुठार संस्कृति या फिर मद्रासी संस्कृति। और ये बात इसी लेक्चर में तीसरी बार डिस्कस हो रही है कि इसकी शुरुआत उन्होंने रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की है 1863 में। मद्रास से एक उन्होंने हैंड एक्स प्राप्त किया। अब ध्यान रखिएगा, वो हैंड एक्स उन्होंने पल्लवरम से प्राप्त किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने प्राप्त किया था। अब देखो, वो कह रहे हैं कि इस संस्कृति का मतलब हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स संस्कृति का कुछ अन्य प्रमुख स्थल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कुर्तलियार नदी घाटी में स्थित स्थल वदमदुरई एवं आतिरमपक्कम, इन दो स्थलों को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये दो स्थल क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने जैसा कि आपसे अभी कहा कि दक्षिण भारत के जो हैंड एक्स हैं वो एशुलियन प्रकार के हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये वदमदुरई और आतिरमपक्कम से मिलते हैं। देखिए, साफ लिखा हुआ है, वदमदुरई एवं आतिरमपक्कम के हैंड एक्स एशुलियन प्रकार के हैं, एशुलियन टाइप। अब और क्लैरिफिकेशन आपके सामने है। मैंने बताया था एशुलियन एक प्रकार की हाथ की कुल्हाड़ी है, एक प्रकार का हैंड एक्स है, जो सबसे पहले दुनिया में कहाँ पाई गई है? फ्रांस में पाई गई है। भारत में कहाँ पे पाई गई है? वदमदुरई और आतिरमपक्कम में पाई गई है। क्लियर हो रहा है? ओवरलोड तो नहीं हो रहा है? पहले ये बताइए। ये पहले टॉपिक का पहला खंड पढ़ा रहा हूँ, पहले टॉपिक का पहला खंड पढ़ा रहा हूँ। मानव का विकास मैंने आपसे डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपने लाभ उठाया होगा, और अगर ये लाभ हुआ है आपको, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो कम से कम क्लास में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कम से कम इतना डेडिकेशन आप क्लास के प्रति दिखा सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखिएगा, अब बात यह है कि हैंड एक्स में हम एशुलियन औजारों में हम क्या शामिल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, हस्त कुठार और विदारिणी, क्लीवर को शामिल करते हैं, क्लीवर को शामिल करते हैं। और ये निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरणों से संबंधित हैं। उत्तर भारत में चॉपर, चॉपिंग पेबल संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। दक्षिण भारत में हैंड एक्स और विदारिणी यानी कि क्लीवर निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरणों से संबंधित हैं। क्लियर हो रहा है? गलत नहीं होना चाहिए। एशुलियन कुल्हाड़ियाँ सबसे पहले कहाँ मिली हैं? फ्रांस में मिली हैं। भारत में कहाँ से मिली हैं? वदमदुरई और आतिरमपक्कम से मिली हैं। क्लियर? और अब हम उन प्रश्नों पर दृष्टिपात कर लें जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है ना? जैसे एक बड़ा प्रश्न ये आया है आपके लिए डॉक्टर अरुण सोनकिया को। वो कहते हैं मानव का प्राचीनतम जीवाश्म 1982 में हथनौरा से मिला था। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिले में है। सारी एक एक सूचनाएं, उसकी लोकेशन क्या है, कब मिला, किसे मिला, नर्मदा नदी घाटी से मिला। यहां से जहां तक मुझे याद है हमेशा प्रश्न आए हैं
और लगभग पिछले 20 वर्षों में 10 बार केवल यही प्रश्न रिपीट हुआ है। कभी डॉक्टर अरुण सोनकिया का नाम, कभी सन, कभी स्थल, कभी नदी, कि मानव का जीवाश्म पहली बार कहाँ से मिलता है। तो ये अरुण सोनकिया का है, अरुण सोनकिया ने खोजा है, सॉरी। और हाथियों के जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी विशिष्टता है। हाथियों के जीवाश्म, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाथियों के जीवाश्म मिलना सोहन संस्कृति की एक अद्भुत विशिष्टता है। ये बात क्लियर हो रही है? मैंने जब आपको मानव विकास पढ़ाया था तो एक बात मैंने आपको और बताई थी, मानव शिशु कपाल, मानव शिशु कपाल का जीवाश्म कहाँ से मिला है, मुझे बताइए। मानव शिशु कपाल का जीवाश्म कहाँ से मिला है? आप रिप्लाई करिए। नहीं कर पा रहे? और मैंने आपको बताया था औदय, औदय याद आ रहा है? औदय, ये एक वयस्क मादा मानव का कपाल है जो डॉक्टर अरुण सोनकिया को मिला है। आप बेहतर होगा पिछला लेक्चर मानव का विकास जरूर आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बार, केवल एक बार सबसे कठिन प्रश्न आया है, सिहावल जमाव पूछा गया है। और फिर यही प्रश्न एक बार और रिपीट हुआ है किसी अलग परीक्षा में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मार्टिन विलियम्स तथा कीथ रॉयस का नाम याद रखिएगा। इन्होंने मध्य सोन घाटी में भूतात्विक खोजों से कुछ जमावों की बात की है और इसमें उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे यही पूछा गया था, सिहावल जमाव पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम जमाव कौन सा है। तो वो है सिहावल, ठीक है ना। ये प्रश्न आया था और ये अपवाद मान लीजिए आप इस प्रश्न को। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप अपने अध्ययन को निर्देशित मत करिएगा। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि सबसे प्राचीनतम जमाव, निचला जमाव, ये देखिए सामने ही लिखा हुआ है, सिहावल है। और नवीनतम जमाव खितौही, इसको याद रखिए। सिहावल और खितौही को आप याद रख सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कभी ये पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम जमाव कौन सा है और नवीनतम जमाव कौन सा है। अब ध्यान रखिएगा, एक बहुत खास बात है और वो खास बात ये है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक स्थल है चिरकी निवासा, बहुत इंपॉर्टेंट है चिरकी निवासा, ध्यान रखिएगा। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे स्थित है। आपको हो सकता है याद हो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद, वो भी गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो चिरकी निवासा क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए केवल आपको ये ध्यान रखना है, पाषाण उपकरण निर्माण की कार्यशाला चिरकी निवासा को कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? चिरकी निवासा को पाषाण उपकरण निर्माण की कार्यशाला माना जाता है। क्लियर? चिरकी निवासा को जरूर याद रखिएगा, चौंतरा को जरूर याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल की, है ना।
मध्य पुरापाषाण काल को एक अक्सर प्रश्न आया है, ये बताइए फलक संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम किसने दिया? एच.डी. सांकलिया ने। ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक कल्चर, एक ही लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है। C.L. कार्लाइल आपको पता है मध्य पाषाण काल के जनक भी माने जाते हैं, ये बात क्लियर हो रही है। और इस कालखंड को जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसको नेवासियन संस्कृति भी कहा गया है, मुस्तुरियन संस्कृति भी कहा गया है और फलक संस्कृति भी कहा गया है। और ये नाम इसको किन्होंने दिया? तो वो हैं हमारे पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया। ये बात भूलिएगा नहीं, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी है? तो वो हैं एच.डी. सांकलिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, बहुत ध्यान देने की बात है, इतनी बातें निकल के आ रही हैं। मध्य पुरापाषाण काल का प्ररूप स्थल नेवासा, मध्य पुरापाषाण काल का प्ररूप स्थल है नेवासा, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और यही कारण है प्रोफेसर के.डी. बनर्जी ने इस स्थल को और इस कालखंड को नेवासियन संस्कृति की संज्ञा दी है। क्लियर हो रहा है? जो पुरापाषाण कालीन पाषाण उपकरण की जो कार्यशाला है वो चिरकी नेवासा, और इस कालखंड का प्रमुख प्ररूप स्थल है नेवासा। और यही कारण है इस कालखंड को, मध्य पुरापाषाण काल को नेवासियन संस्कृति की संज्ञा दी गई है। और आपको फिर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अभी एक टर्म यूज किया हम लोगों ने, मुस्तुरियन संस्कृति। जैसे निम्न पुरापाषाण काल में आपने एक टर्म यूज किया एशुलियन, तो एशुलियन वो फ्रांस की वो जगह जहां से वो कुछ हैंडैक्स मिलते हैं। पश्चिमी यूरोप में मुस्तुरियन संस्कृति में भी ऐसे उपकरण चलन में थे। और यही कारण है मध्य पुरापाषाण काल को मुस्तुरियन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, मेरी स्पीड बहुत तेज तो नहीं है, मुझे बताइए समझ में आ रहा है? मुझे रिप्लाई कर दीजिए, सब लोग रिप्लाई करिए। समझ में आ रही हैं ना चीज़ें? कोई डाउट तो नहीं है? नई चीज़ें पता लगी हैं? मुझे बताइए। तो फिर इसको याद भी रखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए। इसका परीक्षा में अभी आपके लिए काफ़ी समय है, 2 महीने का कम से कम समय है, 2 से ढाई महीने का। और इतने समय में आप एक बार पूरे इतिहास को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। सिलेक्शन लेना है, मेरी क्लास से जुड़िए, मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। मैं अभी एक क्रैश कोर्स भी ऑनलाइन शुरू करूँगा, लगातार 50 से 60 लेक्चर, रोज़ 2 घंटे क्लास। तो पूरे इतिहास को मैं कवर करूँगा। बहुत न्यूनतम एफर्ट में आप इस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। जो नए छात्र क्लास से जुड़ रहे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आपको क्लास के बारे में सूचनाएं मिलती रहें। आगे आप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है कि मुस्तुरियन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल को कहा गया है। मध्य पुरापाषाण काल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्ररूप स्थल है वो नेवासा है। पाषाण उपकरण की कार्यशाला चिरकी नेवासा है। अब आपको ये ध्यान देना चाहिए, उच्च पुरापाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बातें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, सारी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाई हैं। उच्च पुरापाषाण काल को श्रेष्ठ पाषाण काल या फिर मैदेग्लियन संस्कृति भी कहा गया है। मध्य पुरापाषाण काल को मुस्तुरियन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण काल को हैंडैक्स कल्चर जो है एशुलियन कल्चर,
क्लियर? एशुलियन, मुस्तूरियन, मैथगेलियन। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान देने की बात यह है, जो पूछा जाता है प्रज्ञा मानव, वैज्ञानिक शब्दावली में होमो सैपियंस का आविर्भाव किस युग में हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, होमो सैपियंस यानी कि प्रज्ञा मानव का पदार्पण किस कालखंड में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ध्यान रखिएगा। विशेष महत्वपूर्ण है कि उच्च पुरापाषाण काल तक का मनुष्य का जीवन मुख्यतः आखेट पर निर्भर था। वे खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे और पशुओं की तरह, लगभग पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है उनका जीवन पूरी तरह से खानाबदोश था और जानवरों के समान था। उच्च पुरापाषाण काल, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कुछ खास बातें और आ रही हैं। चकमक उद्योग, फ्लिंट स्टोन इंडस्ट्री, नवीन चकमक उद्योग, फ्लिंट स्टोन इंडस्ट्री उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। यही कारण है उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, परिष्कृत औजारों का युग, उच्च पुरापाषाण काल। प्रज्ञा मानव, बुद्धिमान मानव, होमो सैपियंस का पदार्पण, उच्च पुरापाषाण काल। क्लियर है ना बातें? गलत नहीं होना चाहिए। बाकी बातें क्लियर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः ब्लेड पर आधारित हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लेड। आप ध्यान दीजिएगा, ब्लेड आपने देखा होगा दो तरफ धार होती है। ब्लेड में दोनों तरफ धार होती है। कुल्हाड़ी में देखिएगा एक तरफ धार होती है। शेविंग ब्लेड आपने देखा होगा दो तरफ धार होती है। तो ब्लेड एक ऐसा पाषाण उपकरण है जिसको कहा गया है बाइफेशियल। बाइफेशियल, फेशियल शब्द से तो आप खूब परिचित हैं, है ना? यहां पर फेशियल शब्द जो आया है वो धार के लिए आया है, चेहरे के लिए नहीं, धार के लिए आया है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड से है, ब्लेड से है। क्लियर? उच्च पुरापाषाण काल में प्रज्ञा मानव का उदय, ब्लेड से बने उपकरण होमो सैपियंस से संबंधित हैं। और अब एक बड़ी बात है, बहुत बार पूछी गई है, हड्डियों से बने उपकरण भी हमें इस कालखंड से प्राप्त होने लगते हैं। इसका मतलब ये है, अस्थि उपकरणों की शुरुआत, पाषाण के साथ साथ अस्थि उपकरणों की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में होती है। और एक स्थल है बेटम चेरला, इसको आप इतने अच्छे से याद रखिएगा। उच्च पुरापाषाण काल की बात कर रहा हूं, नव पाषाण काल में वो स्थल पूछेगा, चिरांद हो जाएगा। हड्डियों से बने सर्वाधिक उपकरण नव पाषाण काल में, चिरांद। शुरुआत कहां से हो रही है? उच्च पुरापाषाण काल। बेटम चेरला से हमें अस्थि उपकरण पहली बार मिलते हैं। ये बात आपको मालूम है? पहली बार कहां से मिले? केवल चिरांद पता रहता है। तो ध्यान देना है, पहली बार अस्थि उपकरण प्रकट हुए उच्च पुरापाषाण काल में। बेटम चेरला आंध्र प्रदेश में स्थित स्थल है। वो कह रहे, इससे यह भी पता चलता है उच्च पुरापाषाण काल में मिले जुले औजारों की संस्कृति का जन्म उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। और यहां से एक ये भी आया है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। फिलहाल
आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अस्थि उपकरणों की बात जब चल रही है तो बेटम चरला के अतिरिक्त, बेटम चरला का तो आपको याद ही रखना है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित स्थल कुरनूल और मुच्छतला भी हैं, जहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल में पाषाण उपकरण मिले हैं। ध्यान रहेगा, अस्थि उपकरण किस काल में प्रकट होते हैं? उच्च पुरापाषाण काल में। पहला स्थल कौन सा है? बेटम चरला। और कौन से दो स्थल हैं? तो वो है कुरनूल और मुच्छतला। ठीक है ना? तो अस्थि उपकरणों की प्रचुरता उच्च पुरापाषाण काल में आ गई। नवपाषाण काल की बात होती है तो नवपाषाण काल में आप चुनेंगे चिरांद। बिहार में स्थित स्थल है चिरांद। नवपाषाण काल के संदर्भ में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी देखिए, जो इस टॉपिक से अब तक का पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक बार रिपीट हुआ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद की बेलन नदी घाटी में स्थित स्थल लोहंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोहंदा से हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर सी मूर्ति मिलती है। अस्थि निर्मित, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। हमेशा ये प्रश्न आया है, कब मिली है, किस काल में मिली है, कहाँ से मिली है। जल्दबाजी में छात्रों ने नर्मदा लगा दिया, नर्मदा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसी मूर्ति भारत में अन्यत्र और कहीं नहीं मिलती। लोहंदा से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की नक्काशी, जिस नक्काशी से काम हुआ है, ये कह सकते हैं कि वो नक्काशी कला का उदाहरण है। एक बड़ी बात है ये। मैं यहां पर आपको थोड़ा याद दिलाऊं, ताम्र मातृ देवी की प्रतिमा ताम्रपाषाण काल में कहां से मिलती है? ताम्र मातृ देवी की प्रतिमा कोई बताएगा? तांबे की मातृ देवी। तो अब ध्यान दीजिए, वो मेटल है तो मेटल का संबंध हमेशा ताम्रपाषाण काल से है। पाषाण काल में कभी भी मेटल नहीं है। नवपाषाण काल पूरी तरह से धातु रहित है। वो कह रहा है तांबे की मातृ देवी की प्रतिमा, तो वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है इनाम गांव। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। तो यहां पर बात यह है कि हमें इस काल में एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा या मूर्ति मिली है, लोहंदा से मिली है, और चित्रकारी के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी के, और भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर भी हमारे पास चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें वो शिकार के दृश्य हैं, नृत्य के दृश्य हैं। और इस पैराग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है कि भीमबेटका, पहली बात तो ये है कहाँ पे? रायसेन जिले में है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। की गुफाओं में यद्यपि की चित्रों के निर्माण की शुरुआत किस काल में होती है? उच्च पुरापाषाण काल में होती है। ये कहते हैं चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर किस काल में शुरू हुई? उच्च पुरापाषाण काल में शुरू हुई। लेकिन भीमबेटका के सर्वाधिक चित्र, भीमबेटका के सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। अगर आपसे ये कहता है कि ये बताइए भीमबेटका की दीवारों पर, भीमबेटका की दीवारों पर चित्रकारी की शुरुआत किस कालखंड में हुई? तो जवाब है उच्च पुरापाषाण काल। भीमबेटका की गुफाओं के सर्वाधिक चित्रों का संबंध किस काल से है? तो आप ये देख पा रहे हैं, मध्य पाषाण काल। तो अब ये बड़ी बात है, गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो भीमबेटका से मिलता है। क्लियर हो रही हैं बातें?
मुझे उम्मीद है इतना क्लियर कट चीज़ें आपको सामान्यतः किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती हैं। फिलहाल आप आगे देखिए और ये दिखाई पड़ रहा है कि भीमबेटका से हमें उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल में शुरुआत होती है, मध्य पाषाण काल के चित्र अधिकतम हैं और नवपाषाण काल में भी हमारे पास गुफा चित्रकारी के एविडेंसेस हैं, भीमबेटका से हैं। ये बात भी विशेष ध्यान देने के लिए है कि महाराष्ट्र में एक स्थल है पटने। हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि उच्च पुरापाषाण काल में हमारे पास भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य हैं। इसका मतलब है कि शुतुरमुर्ग भारत में भी इस कालखंड में पाए जाते थे, यद्यपि कि अब नहीं पाए जाते, चिड़ियाघरों में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस कालखंड में हमारे पास शुतुरमुर्ग हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें उच्च पुरापाषाण काल में पटने से मिलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के साक्ष्य महाराष्ट्र में पटने से, और मध्य प्रदेश का स्थल है रोजदे। यहाँ से भी हमें अंडों के खोल पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर ये कहता है शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल के मनके, तो वो मनके हमें पटने और भीमबेटका से मिलते हैं। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात है, शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के साक्ष्य पटने और रोजदे से मिलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल के बने मनके हमें भीमबेटका और पटने से मिलते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए, एक बड़ी बात है, ये प्रश्न भी हायर कमीशन में आया है। बेलन नदी घाटी टोंस की सहायक नदी जो वर्तमान मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र से होकर बहती है। ये पूछा गया था कि भारतीय प्रागैतिहासिक की टेक्स्ट बुक, भारतीय प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक किसे कहा गया है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेलन नदी घाटी है, इसका महत्व इस बात में निहित है कि इसी घाटी से सर्वप्रथम हमें उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और बेलन नदी घाटी को, ये देखिएगा मैंने हाईलाइट करवा दिया था इसे, भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पुरापाषाण काल प्लस मध्यपाषाण काल प्लस नवपाषाण काल, तीनों कालखंड के हमारे पास साक्ष्य हैं। यही कारण है कि बेलन नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक कहा गया है। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। और फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात है, जबकि हमारे पास जो बसावट के शुरुआती साक्ष्य हैं, मध्य पाषाण काल में आंशिक रूप से मनुष्य ने जब पशुपालन की शुरुआत हुई तो वो आंशिक रूप से सेटल होना शुरू हुआ और उसने कुछ कृत्रिम आवास बनाए होंगे मध्य पाषाण काल। लेकिन एक बड़ी अपवाद और शोध का विषय है हमारे पास, वो ये है कि अपवाद स्वरूप, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी आया है, पीजीटी में हो सकता है, एग्जामिनर कहां से प्रश्न बनाएगा, इन्हीं सब प्रश्नों को देखेगा। ये अपवाद है हमारे पास, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है एक पैसरा, ध्यान रखिएगा, बिहार में है, मुंगेर जिले में है। हमारे पास झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ये नेट का प्रश्न है, हायर कमीशन का प्रश्न है, पूछा गया था, पेपर उठा के देखिएगा कि हमारे पास झोपड़ियों के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य अपवाद स्वरूप कहाँ से मिले हैं, तो वो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल पैसरा है। ध्यान रहेगा,
बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसको केवल आप प्रश्न के तौर पे याद रखिए। मैंने बता दिया है कि अभी आश्चर्य और अभिशोध का विषय है, बहुत सारी जानकारियां हमारे पास अभी इस विषय में नहीं है। और इस संदर्भ में ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को लेकर के छात्रों में हमेशा कंफ्यूजन है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि से परिचित था। अगर मैं बेसिकली यहां पर और थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं तो उच्च पुरा पाषाण काल, जहां से हमारे पास प्रज्ञ मानव की शुरुआत हो रही है, वहां से आप मान लीजिए। बोलते हैं सर अग्नि का आविष्कार, दोनों अलग अलग बातें हैं। पुरा पाषाण कालीन, उच्च पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि से परिचित है, अग्नि से परिचित है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित है। दोनों में अलग अलग बातें हैं। उच्च पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि से परिचित है, यह प्रश्न आ चुका है, लेकिन अभी अग्नि उसके लिए आश्चर्य डर का विषय है। वो उसका प्रयोग करना नहीं जानता है, डरता है उससे। वो ध्यान रखिएगा, अग्नि से परिचित है परंतु उसके प्रयोग से अपरिचित है। इतना क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। अग्नि उसके लिए रहस्य और कौतूहल और डर का विषय है, परंतु अग्नि का आविष्कार, आविष्कार का मतलब आप समझ रहे हैं, मनुष्य ने आग को जलाना, आग को बुझाना, आग का नियंत्रित प्रयोग करना सीखा नवपाषाण काल में। यही कहा जाता है कि अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, अर्थात मनुष्य ने आग का नियंत्रित प्रयोग करना, अर्थात आग को जलाना, आग को बुझाना, मांस को पकाना, प्रकाश एवं सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि का प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखा। आपसे कोई कहता है उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि से परिचित है, यस परिचित है, लेकिन अभी डर है, आश्चर्य है। उसके लिए अग्नि डर का विषय इसलिए है क्योंकि वो जानता नहीं है क्या हो जाएगा, भागता है। मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल एक लंबा समय है आग का नियंत्रित प्रयोग करने और उसको जलाने, बुझाने, प्रकाश और मांस को भूनने के लिए अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में। इसीलिए कहा जाता है अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में, परिचय पहले से है। बात क्लियर हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। ये डाउट अब कभी डाउट नहीं रहेगा और बहुत सारी बातें आ रही हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा। यहां पर फिर से ये प्रश्न चूल्हों से संबंधित है, आप देखिएगा, विशेष ध्यातव्य है। अपवाद स्वरूप, ये भी एक अपवाद है। आंध्र प्रदेश में स्थित उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल बिलासुर ग्राम, ये ध्यान रखिएगा, नेट का प्रश्न है, पीसीएस में भी आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, पीजीटी में आ सकता है। पीजीटी में कि वो बिलासुर ग्राम से हमारे पास आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में स्थित है ये स्थल, ठीक है। चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य तो वो है बिलासुर ग्राम। और यहाँ पर फिर वही बात है कि यह अभिशोध का विषय है। और आपको ये भी ध्यान देने की बात है, अगला प्रश्न आप देखिए, सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य, सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य, विशाल सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो नवपाषाण कालीन स्थल है और उसका नाम है गुमला, ठीक है। सिंधु की सहायक गोमल नदी के किनारे स्थित है ये। क्लियर हो रहा है? वो कह रहा है चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य बिलासुर ग्राम है, विशाल सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य तो वो गुमला है, और मैंने बताया नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। और इस तरह आज मैंने आपसे केवल पुरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगला लेक्चर मेरा केवल और केवल मध्य पाषाण काल पे होगा। मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे।
क्लियर हुए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखने में संकोच मत करिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो फिलहाल आज मुझे विदा दें और अगले लेक्चर में हम लोग मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद और नमस्कार।